हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 का हिंदी का प्रश्न। यह जो प्रश्न पूछा गया था आपका जनवरी 2024 में, यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 100% सफलता के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना होगा। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हुए आप सीटेट की एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको सीटेट की एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आपके लिए लगातार अपने चैनल पर 2011 से लेकर के अभी तक 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सबको पढ़ा दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हम पढ़ाएंगे ये आपका सीटेट जनवरी 2024 का पेपर हिंदी का है। चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए 91 से 99, यानी 91 से 99 तक जो प्रश्न आपको दिया गया है ये आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर पहले तो आपको गद्यांश को पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक और इसी गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। गद्यांश से आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एवं बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता क्या एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। अब ये जो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है इसी गद्यांश से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। पहला है यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो देखिए आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है आपका शिक्षा, उसके बाद निर्मल विचार, शांति और प्रेम, ये तीनों जो है ना आपका आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है, लेकिन शिक्षा जो है आपका आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 92 है, बुनियादी आवश्यकता है। तो बुनियादी आवश्यकता है आपका कौन सा, बाहरी और भीतरी स्वच्छता की निर्मलता, ये आपका क्या है, बुनियादी आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 93 है, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है, जिसका वाक्य का आशय भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। देखिए प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगकर नया अर्थ देता है, तो विधान में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो शिक्षा कौन सा होगा, वैधानिक होगा। ठीक है, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, वैधानिक शब्द बनेगा। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, वैधानिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा राइट आंसर इसका, तो शिक्षा, पर्यावरण, इसमें क्या है, विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा, पर्यावरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, प्रश्न कहता है, समूह से भिन्न शब्द है, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और उसके बाद चौथा शब्द है आपका स्वच्छ। इन चारों में से कौन से शब्द भिन्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए स्वच्छ जो है ना ये चारों में से भिन्न है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, स्वच्छ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न की आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। तो आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य होती है आपका मन के बुरे भावों को दूर करना। मन के बुरे भावों को दूर करना ये आपका आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य होती है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न अगला, बुनियादी में प्रत्यय है। तो बुनियादी में प्रत्यय है आपका ई प्रत्यय है। ठीक है, ई प्रत्यय है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ई प्रत्यय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विचारों और भावों की पवित्रता। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, विचारों और भावों की पवित्रता। चलते हैं अब यहाँ पर है आपका, नीचे दिए कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। 100 से 105 नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये आपको कविता पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कविता दिया गया है, कविता है, पहले मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों
लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिले आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो यह जो आपका कविता दिया गया है, इस कविता पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कविता में किस छल की बात की गई है? तो कविता में जो है आपका व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की बात कही गई है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति शब्द में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, इक प्रत्यय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की स्वाभिमान का संधि विच्छेद है, तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद होगा आपका स्व प्लस अभिमान। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लंबी चली लड़ाई थी। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, लंबी चली लड़ाई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है कि देश की स्वतंत्रता के लिए, तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, अपने जीवन की आहुति दी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो आजादी मिलने का श्रेय जो है ये आपको दिया गया है वीरों के बलिदान को। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, वीरों के बलिदान को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न की निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर होगा उच्चारण का अभ्यास करने के लिए। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, उच्चारण का अभ्यास करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय का एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किस अनुसार देखा जाना चाहिए? तो पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरनी होनी चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका व्याकरण कोश के नियम कंठस्थ करके सिखाना। ये आपका व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण कोश के नियम कंठस्थ करके सीखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि और ध्वनि विज्ञान निर्देश। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न की कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से शकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट मौखिक प्रवाह अभ्यास। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन को कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली। ठीक है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्य का उद्देश्य आपका सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब डैश
तो जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? तो यह विद्यार्थी लेखन के चरण पर है। यह आपका प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, प्रूफ रीडिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो यह है आपका प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट प्रश्न है हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मूर्ति सिद्धांत। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, मूर्ति सिद्धांत। तो दोस्तों इस तरह से सीटेट जनवरी 2024 का पेपर हिंदी में जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।